नमस्कार, मैं रूपेश कुमार उपस्थित हैं आज आपके सामने फिर एक नए विषय को लेकर, बच्चों से जुड़े हुए विषय को लेकर, जहां हम चर्चा करेंगे बच्चों की शिक्षा की। जहां प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चे हमारे पढ़ते हैं, उन्हें कैसा एजुकेशन मिल रहा है और सरकार शासन उनके लिए क्या नियम निकाल रहे हैं, उनकी अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए क्या कर रही है। उस बेहतर शिक्षा के लिए हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने कुछ रूल अभी निकाले हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कुछ रूल आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विकासखंड स्रोत समन्वयक राकेश रघुवंशी जी मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे उनसे बच्चों की शिक्षा को लेकर कि इस बार जो गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं वे क्या हैं और किस प्रकार से उन पे कार्रवाई हो रही है, शासन और प्रशासन द्वारा उस पर कार्य किया जा रहा है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जहां हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं और क्या उनको शासन दे सकता है और कैसे दे रहा है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा आपसे प्रश्न ये होगा कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसमें क्या नियम है, विस्तार से बताएंगे आप? जी, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 से लागू है। जितने भी अशासकीय स्कूल हैं उनकी जो प्रथम प्रवेशित कक्षा है, उस प्रथम प्रवेशित कक्षा का 25% एडमिशन उनको निःशुल्क रूप से पढ़ाना पड़ता है, जिसकी शुल्क का भुगतान गवर्नमेंट के द्वारा उनको किया जाता है। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि पहले जो सीटें निर्धारित रहती थी वो शासन स्तर से निर्धारित विकासखंड लेवल पर की जाती थी, पर इस बार इन्होंने यूडाइस पोर्टल पर जो दरसंख्या फीड की है उसके आधार पर उनकी सीटें निर्धारित हैं कि कितने बच्चों को वो निःशुल्क रूप से पढ़ाएंगे। निःशुल्क का आशय ये नहीं कि उनको शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा की जाएगी, पर वो बच्चों से कोई शुल्क नहीं लेंगे, अर्थात जिस प्रकार उनके अन्य बच्चे पढ़ रहे हैं उसी प्रकार वो बच्चे भी पढ़ेंगे। दूसरा परिवर्तन ये इस बार हुआ है कि हमारी जो पड़ोस की सीमा और विस्तारित पड़ोस की सीमा रहती थी उसका निर्धारण भी ऑफलाइन किया जाता था, पर इस बार GIS मैपिंग के द्वारा उनका निर्धारण किया गया है। तो जितने भी बच्चे हैं उसके प्रवेश की प्रक्रिया 23 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उसके पश्चात ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से उनका प्रवेश के लिए प्रवेश जो पात्र बच्चे होंगे उनकी सूची जारी होगी, उनको प्रवेश लेना होगा। सर, तो जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो मिलेगी ही, जो गवर्नमेंट के रूल हैं, तो इसमें आपको बता दें कि आपके बच्चे के विषय में ये चर्चा है जहां बच्चे को निःशुल्क एजुकेशन देने की बात की जा रही है। और मेरे साथ मैंने जैसा कि बताया विकासखंड स्रोत समन्वयक राकेश रघुवंशी BRC जिस पद को कहा जाता है, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर, इसमें जो बच्चे होंगे उनको आवेदन कैसे करना होगा, कहाँ करना होगा और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, इसके विषय में बताइएगा। इस पे 2 प्रकार की श्रेणियां बनाई गई हैं। एक होती है हमारी वंचित समूह और एक होता है कमज़ोर वर्ग। वंचित समूह में विशेषकर SC ST और विमुक्त जाति, वन ग्राम के पट्टाधारी और HIV ग्रसित बच्चे आते हैं। इसी प्रकार कमज़ोर वर्ग जो है उसमें हमारे अनाथ बच्चे, कोविड के दौरान माता पिता का कोई देहांत हो गया है वो बच्चे, साथ में गरीबी रेखा वाले जो बच्चे होते हैं वो पात्र होते हैं। इनके लिए दस्तावेज होते हैं, जैसे SC ST का जाति प्रमाण पत्र है, वन ग्राम है उनके लिए एक परिचय पत्र जारी होता है, HIV ग्रसित हैं तो मेडिकल बोर्ड से एक प्रमाण पत्र जारी होगा, दिव्यांग बच्चे हैं वो मेडिकल बोर्ड का उनका अप्लाई होगा। इसी प्रकार गरीबी रेखा वाले के लिए एक राशन कार्ड जारी होता है, वो उसके लिए पात्र होगा। ऐसे अभिभावक जो इस श्रेणी में आते हैं वो किसी भी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर एक आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करना है, उसमें अपना आधार और समग्र ID के माध्यम से वो लॉगिन होंगे, अपना दस्तावेज वहाँ पर स्कैन करेंगे और उसका जो प्रमाण पत्र निकलेगा, उसका जो आवेदन निकलेगा, उस आवेदन को लेकर वो सत्यापन केंद्र पर जाएंगे। सत्यापन केंद्र जो हमारे हैं वो मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। उसके लिए हमने 24 तारीख से बैठक व्यवस्था की है। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर सोहापुर के लिए शासकीय बालक उमावी सोहापुर, कन्या उमावी सोहापुर, सोहागपुर में CM राइज स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सोहागपुर, इसी प्रकार सेमरी में कन्या और बालक हायर सेकेंडरी स्कूल, ये हमारे सत्यापन केंद्र रहेंगे। यहाँ पर 10:30 से 5 तक कभी भी आवेदक जाकर अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करा सकता है।
जैसे ही आपका सत्यापन हो जाएगा, आपका आवेदन लाख हो जाएगा। उसके पश्चात लॉटरी सिस्टम का जो प्रथम चरण है 7 मार्च को जब ओपन होगा, तो जो बच्चे जहां पात्र होंगे वहां उनके लिए उनकी सूची SMS के माध्यम से उनको प्रदर्शित होगी कि आपका एडमिशन इस स्कूल के लिए आप पात्र पाए गए हैं, आप अपने दस्तावेज या एडमिशन इस स्कूल में करा सकते हैं। ये हमारी पूरी प्रक्रिया रहेगी। इसमें कोई शुल्क या कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। यदि मान लो ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत है तो हमारे कार्यालय पर या सत्यापन केंद्र पर भी हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे ताकि वहाँ भी अभिभावक आवेदन कर सके। सर एक बात और, जैसे कि आपने जो सत्यापन केंद्र बनाए हैं, जहाँ जो जन शिक्षक हैं, जो आपने बताया है कि 2 शोभापुर में हैं, 2 सोहागपुर में हैं और 2 सेमरी हरचंद में हैं। तो सर जैसे कि जो लोग ग्रामीण हैं, जो जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे शोभापुर एक बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है और वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर जो ग्रामीण है वो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो क्या वे पात्र हो सकते हैं? हाँ, सभी पात्र होंगे। ग्राम वार्ड या शहर का जो भी स्कूल है, शहर के स्कूल में जितने भी वार्ड हैं उनके सभी पात्र होंगे। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी स्कूल प्राइवेट चल रहे हैं, मान लो को भोखेड़ी कला में एक प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। परंतु जो पड़ोस की सीमा हमारे निर्धारित की है, मान लो कि एक सोहापुर का मान लो हम कोई गाँव लेते हैं, स्वसार खेड़ा लेते हैं, तो स्वसार खेड़ा के आवेदन के लिए यदि सोहापुर का स्कूल प्रदर्शित हो रहा है तो वो आवेदन कर सकता है। ये इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, उनको फ़ायदा मिलेगा। परंतु हमने कई बार ये भी सुना है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो RT मतलब शिक्षा का अधिकार के तहत बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसके बाद ये फीस तो नहीं लगती है, परंतु उनसे PT के नाम पर या अन्य एक्टिविटीज़ के नाम पर फीस ली जाती है। तो ये सही है या गलत है? शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 या नर्सरी से 8 तक, कक्षा 8 तक कोई भी शुल्क किसी विद्यालय के द्वारा नहीं लिया जा सकेगा। इसके लिए हमने प्रत्येक स्कूल के लिए एक नोडल अधिकारी है, नोडल अधिकारी का नंबर रहता है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो नोडल अधिकारी के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं या सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं या जिला शिक्षा केंद्र में भी इसकी शिकायत की जा सकती है। उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क किसी विद्यालय के द्वारा नहीं लिया जा सकेगा। ये पहले से भी नियम था, अब भी है और आगे भी रहेगा। धन्यवाद सर। बच्चों के भविष्य की बात है, उन माता पिता के लिए ज़रूरी है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हालांकि हर जगह पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई होने की अगर बात करी जाए या गवर्नमेंट हम स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, शिक्षा हर जगह सामान्य होती है। परंतु हम देखते हैं कि जहाँ प्राइवेट स्कूल में तो अभिभावक पहुँच जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, माता पिता की बैठक में, मगर गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में जब पेरेंट्स बैठक होती है या अभिभावकों की बैठक होती है वहाँ पर माता पिता नहीं पहुँच पाते हैं, जो एक बड़ा कारण है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? ग्रामीण क्षेत्र में जो अब हमारे अभिभावक हैं या जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर कमज़ोर तबके से आते हैं। उनका पहला जो रहता है रोजी रोटी के लिए मजदूरी करना। एक दिन के लिए यदि हम पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि अभिभावक आएँ, परंतु वो भी मजबूर ये रहती है कि भाई एक दिन की मजदूरी उनकी मारी जाती है, तो वो इस कारण से यहाँ नहीं आ पाते। बाकी हमारा शिक्षक का प्रयास रहता है कि भाई वो जाके अभिभावक से मिले, अभिभावक से संपर्क करे, उनकी क्या समस्याएं, बच्चों की क्या समस्याएं वो बताए, और अभिभावकों से भी अनुरोध करते हैं कि एक दिन का समय अपने बच्चों के भविष्य का बनाने के लिए निकालें। पर उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं, इस कारण शायद वो नहीं आ पाते। सर अब अगला विषय मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में हमारे ग्रामीण जो हैं, आसपास के जो आम जनता है, वे परिवार हैं, अपनी बच्चों को वहाँ पर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। अब हम बात करते हैं जहाँ हमने गवर्नमेंट स्कूल की, तो हमने बात करी कि भाई जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, अच्छी डिग्री लेके आए हैं और अनुभवी हैं, वे शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। परंतु हम जब प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके शिक्षा स्तर की बात करी जाए तो क्या नियम है उनके शिक्षा को लेकर? शिक्षकों की जहाँ तक नियुक्ति की बात है, तो जो नियम शासकीय स्कूल के लिए रहते हैं वो अशासकीय स्कूल के लिए रहते हैं। मान्यता के समय जो स्कूल रहते हैं वो अपने स्टाफ की जानकारी देता है। उसका नियम रहता है 1 से 8 तक जो टीचर हैं वो D.Ed B.Ed हों। ये प्रशिक्षण का व्यावसायिक योग्यता रहती है D.Ed B.Ed। साथ में जैसे यदि मान लो प्राइमरी लेवल का टीचर है तो उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी है। जो मिडिल स्कूल का टीचर है, हाई स्कूल या
का है उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन स्नातक होना चाहिए। जो 8वीं तक है। 8वीं तक है, 10वीं तक मतलब वो 8वीं और 10वीं तक को एक माना गया है। तो 8वीं तक जो टीचर है वो उस विषय का होना चाहिए। जैसे मान लो गणित का टीचर है तो वो बीएससी होना चाहिए, यदि साइंस का टीचर है तो बीएससी साइंस में होना चाहिए, यदि वो लैंग्वेज का टीचर है तो उसका इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर या संस्कृत साहित्य में उसकी डिग्री स्नातक में होना चाहिए। ये होगी शैक्षणिक योग्यता। और व्यावसायिक योग्यता में डीएड बीएड कंपलसरी वर्तमान के समय में है। तो ये सारे शिक्षक वहाँ रखे जाने चाहिए। तो ये स्टाफ उनके दर संख्या के मान से कमता घटता बढ़ता रहता, परंतु अनिवार्यता जो है 6 विषय के 6 शिक्षक मिडिल स्कूल में और प्राइमरी में 1 से 5 के लिए 2 शिक्षक न्यूनतम अनिवार्यता होना ही चाहिए। ये तो ये जहाँ प्राइवेट स्कूल की हम बात करते हैं, अक्सर हम लोगों का आरोप होता है, ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में नए बच्चे पढ़ा रहे हैं, नए लोग पढ़ा रहे हैं, नए लड़के लड़की पढ़ा रहे हैं, तो नए उम्र के बच्चे होते हैं जो पढ़ लिख कर वहाँ पे टीचर्स का काम कर रहे हैं। तो लोगों के मन में ये भी एक विषय निकल कर आता है। तो जैसे कि आपने बताया कि उनके लिए कम से कम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक हाई सेकेंडरी ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम कक्षा 6 से 8वीं तक की बात करते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है और विषय की विशेषज्ञता होना ज़रूरी है। ये भी आपने बताया। तो ये बीएड डीएड ये किसके लिए आवश्यक है फिर? नहीं, बीएड डीएड तो व्यावसायिक योग्यता वो 1 से लेकर 8 तक किसी भी शिक्षक हो, कोई भी हो, उसको अनिवार्य है, व्यावसायिक अनिवार्य है। नियम है, मान्यता में जब जिनने अप्लाई किया है प्राइवेट स्कूल ने ये बताया कि हमारे इतने शिक्षक जो कार्यरत हैं, जो स्टाफ कंपलसरी है वो डीएड बीएड है, मतलब पूर्ण प्रशिक्षित है। वो ये बताया गया है, वो होना ही चाहिए। वो तो बिना डीएड बीएड का कोई भी शिक्षक किसी भी स्कूल में कार्य नहीं करेगा। दूसरे प्रश्न ये आता है कि मुख्यतः जैसे लैंग्वेज में इंग्लिश की बात हम करें कि इंग्लिश के शिक्षक नहीं मिलते हैं तो आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में 1 या 2 पीरियड के लिए रख सकते हैं, परंतु उनको नियमित रूप से नहीं रख पाएंगे। नियमित रूप से आपको डीएड बीएड शिक्षक होने के साथ उसकी शैक्षणिक योग्यता भी होना चाहिए। ये कंपलसरी पहले से डिसाइड है, ये अलग से नहीं होता। बिना डीएड बीएड का कोई भी शिक्षक नहीं रहेगा। ये आरटी के जब से आया तब से ये नियम है, चाहे वो शासकीय स्कूल हो अथवा अशासकीय स्कूल हो। जी सर, जैसे कई स्कूल में अगर ऐसा है या नहीं है, इसकी जांच आप किस प्रकार से करते हैं? यदि इसकी जांच हम समय समय पर करते हैं। यदि कोई शिकायत करता है कि हमारे इन स्कूलों में अशासकीय जो स्कूल है वहाँ शिक्षक गैर शैक्षणिक योग्यताधारी अथवा गैर व्यावसायिक योग्यताधारी है तो हम उसकी शिकायत की जांच करेंगे और उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी सर, अगला प्रश्न मेरा ये होगा कि जहां हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस जो है वो अलग है, यहाँ की पुस्तकें अलग हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो उनका सिलेबस उनकी पुस्तकें अलग हैं। तो ये जो प्राइवेट जो प्रकाशन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये इसमें क्या होना चाहिए? 1 से 8 तक, 1 से 8 नहीं, मैं तो कहूँगा 1 से 12 तक एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है सबसे बेस्ट सिलेबस है, वही चल रहा है। पहले मध्य प्रदेश में भी अलग पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से एससीईआरटी के माध्यम से अलग पुस्तक प्रकाशित होती थी, परंतु वर्तमान समय में एनसीईआरटी चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हो चाहे केंद्र सरकार की स्कूल हो, सब में सेम हो गया है। केवल मीडियम का अंतर है। एनसीईआरटी की बुक्स जो है इंग्लिश मीडियम में भी है उपलब्ध है, हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है। तो हम तो सभी स्कूलों से अपेक्षा करते हैं कि वो एनसीईआरटी का सिलेबस ही चलाएं, परंतु कुछ स्कूल अपने अन्य प्रकाशन की किताबें चलाते हैं। तो जो वो किताबें चला रहे हैं उसके लिए 2 नियम बना के रखें कि जो भी आप पुस्तक चला रहे हैं उसकी हमें सूची हमें बीआरसी को भी उपलब्ध कराएंगे, सार्वजनिक स्थलों पर उसको चस्पा करेंगे, उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे और किसी एक दुकान को नहीं अधिकृत करेंगे कि इस दुकान पर उपलब्ध है। तो वो रेफरेंस बुक के नाम से अन्य पुस्तकें चला तो सकते हैं, परंतु वो इतनी अधिक मात्रा में ना हो कि मेन पुस्तक को भूल जाए। मतलब जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही बच्चे को पढ़ाना, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। जी, तो आपने ये देखा कि जो एनसीईआरटी की पुस्तक हैं वे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई जा सकती हैं और सरकारी स्कूल में भी तो उन्हें पढ़ाया ही जा रहा है। तो सर, इनकी जो एनसीईआरटी की जो बुक हैं जिनको गवर्नमेंट स्कूल में इस्तेमाल किया जा रहा है और प्राइवेट में भी वे लोग कर सकते हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूल के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनको पुस्तक खरीदने की जो कीमत है उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट प्रकाशन की जो बुक है
उससे 1/4 कीमत पर ये एनसीईआरटी की बुक उपलब्ध है। एक चौथाई से मतलब सर? जैसे मान लो यदि प्राइवेट प्रकाशन की कोई पुस्तक है, यदि वो 400 रुपये की, तो ये 100 रुपये में उपलब्ध होगी। और एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बेस्ट सिलेबस है, क्योंकि उसके बेस पर ही अन्य पुस्तकों का निर्माण हुआ, चाहे किसी भी प्रकाशन ने उसको तैयार करवाया हो, उसको ही बेस माना गया है, उसी सिलेबस को बेस मानते हुए अपनी पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। तो उनकी क्वालिटी देखें और आप सिलेबस देखें तो एनसीईआरटी बेस्ट है। तो स्कूलों को यही चलाना चाहिए और अभिभावक पर इसका भार नहीं पड़ेगा और बच्चों के लिए भी लाभदायक होंगे। जैसे हम आप यहाँ पर यदि जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ पर जाते हैं, जैसे कि मान लो इस समय नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो अपने आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्व वो एनसीईआरटी बुक पे ही देते हैं। तो एनसीईआरटी का सिलेबस बेस्ट है, उनकी पुस्तकें बेस्ट हैं। हो सकता है मिलने में कोई परेशानी, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल ये शिकायत करते हैं कि वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती। तो बाज़ार में उपलब्ध ना होने का कारण ही एक है कि वो आप उसको प्राइवेट स्कूल वाले एक तो उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, दूसरा क्या होता है उसमें कोई जैसे हम कहते हैं ना कि लाभदायक चीज़ नहीं जुड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा मिलने में कठिनाई होती है। परंतु यदि वो डिमांड करेंगे तो हम वो सारी पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे ताकि अभिभावक को फायदा हो, बच्चों को तो विशेष फायदा होगा। लाभ से क्या मतलब सर? जैसे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, अपने लाभ की बात कही, उनसे लाभ नहीं है, अर्थात सीधी सी बात उनमें पैसों की बचत नहीं होती होगी। बिल्कुल सीधा मेरा मतलब कहने का मतलब ये रहता है कि उसमें जैसे जब व्यवसाय करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो सोचता है कि इसमें कुछ बेनिफिट मिले। तो प्राइवेट प्रकाशन ने क्या पुस्तक की कीमत निर्धारित की है, वो गवर्नमेंट का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, परंतु जो एनसीईआरटी ने बुक निर्धारित किया उस पर नियंत्रण है। तो वहाँ तो जो पुस्तक प्रिंट रेट पे है वही आपको है, उसमें जो भी कमीशन होगा वो दुकानदारों को या अन्य व्यक्तियों को मिलता होगा, परंतु प्राइवेट प्रकाशन में कितना कमीशन है उसकी कोई गारंटी किसी को पता नहीं रहती। ये मेरा लाभ से अर्थ था कि ये शायद वो उनको थोड़ा ना मिल पाता हो, ये मेरी सोच है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि भाई हो सकता है उनको उसमें ज़्यादा लाभ मिलता हो, इसमें नहीं मिलता हो, पर एनसीईआरटी में लाभ नहीं मिलेगा ये मुझे पता है। पर बच्चों के हित यदि आप सोचेंगे तो उसके लिए एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट। धन्यवाद। तो सर ने बहुत सारी जानकारी दी हैं। प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार है, उसको लेकर जो कार्य चल रहे हैं, जो एक्टिविटी गवर्नमेंट की चल रही है, जिन्होंने वो लेटर निकाले हैं, उस पर जो आदेश जारी किए हैं, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की कि परिवार को, बच्चों को कैसे लाभ हो सकता है और किस तरीके से उसका लाभ उठाया जा सकता है और कैसे उसका लाभ उठाया जा सकता है, इन सभी विषय पर चर्चा हुई है। दस्तावेज भी सर ने बता दिए हैं और हम आपको हमारे इस वीडियो में वे वेबसाइट की लिंक भी बताएंगे। जो व्यक्ति चाहते हैं कि वे इसको कर सकते हैं तो हम लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे हमारे इस खबर के दौरान, जिसे आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, जहां भी कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां से आप इसे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप, टैबलेट, किसी भी माध्यम से, और नहीं तो किसी भी ऑनलाइन दुकान पे चले जाएं, और नहीं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है मोबाइल चलाने का, वो आराम से अपने घर बैठ के आवेदन कर सकता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको खबर के दौरान मिल जाएगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं उन परिवारों तक ज़रूर शेयर करें जो अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा दिलाना चाहते हैं। तो उन परिवारों तक, उन लोगों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। इसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल की जो बहुत सारी चीज़ें सर ने मेंशन की कि कैसे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसा उसका लाभ मिल रहा है और बच्चों को एजुकेशन क्या होना चाहिए, शिक्षकों, कितने सारी उन्होंने चीज़ें बताई, उन सभी विषय पर अगर आप चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे तो सभी को लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, शुक्रिया। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।